हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.2। अब प्रश्नावली 1.2 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ये क्वेश्चन आपकी किताब में भी है और उससे देख सकते हैं। जैसे पहला इसका क्वेश्चन है 140 के हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि 140, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हमें इसमें सबसे पहले 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कर लेते हैं 140। अब हम इसको सबसे पहले देखते हैं, लास्ट में 0 है तो वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होती है तो वो 2 से कट जाती है। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 से 14 0 बार, 2 3 6 2 5 6 10। अब देखते हैं 2 के बाद फिर 3, क्योंकि अभाज्य संख्या जो आती है 2 के बाद 3 आती है। तो 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं कट रहा है क्योंकि इसके अंकों का योग 5 3 8। अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य होता तो संख्या भी 3 से विभाज्य होती, लेकिन अंकों का योग 3 से विभाज्य नहीं है तो संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब इकाई के स्थान पर चूंकि 5 है तो ये 5 से कट जाएगी 7 बार में, और 7 एकम 7। तो इसके जो गुणनखंड आएंगे ये होंगे, गुणा के रूप में लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 5 और गुना में 7। और इसको लिख सकते हैं कि यहाँ 2 की 1 घात, यहाँ 1 घात गुना में है तो 2 की 2 घात और गुना में 5 गुना में 7। ये इसका आंसर होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर है 156। तो 156 के हम उसी प्रकार गुणनखंड कर लेते हैं 156। अब इसको भी, इसमें भी इकाई के स्थान पर 6 है तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 7 14 2 8 16। फिर 8 है अभी तो 2 3 6 2 नहीं 18। अब इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। फिर अब इसके अंकों का योग करेंगे, 9 3 12। का पहाड़ा पढ़ने पर क्या आता है, 12 आएगा तो यह संख्या 3 से कट जाएगी, 3 एकम 3 3 3 9। अब ये संख्या 13 अभाज्य है तो ये 13 से ही कटेगी। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना में 3 और गुना में 13। तो यहाँ 2 की 1 घात 2 की 1 घात तो 2 की 2 घात और गुना में 3 और गुना में 13। ये इसका आंसर होगा। फिर इसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन 3825। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3825, तो सबसे पहले इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3825 के। तो देखेंगे क्या यह इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 है, नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करने के लिए अंकों का योग करना पड़ेगा, 5 2 7 8 15 3 18। 3 के पहाड़े में 18 आता है इसलिए 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूना 6 3 7 21 3 5 15। अब फिर जोड़ लेते हैं, 7 5 12 2 14 1 15, 3 से भी कट जाएगा, 3 4 12 3 दूना 6 3 5 15। अब फिर जोड़ते हैं 5 2 7 4 11। 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता है तो यह संख्या 3 से अब नहीं कटेगी। अब 3 के बाद 5 से चेक करेंगे तो इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 8 40 और 5 5 25। फिर 5 से अभी कट जाएगा, 5 एकम 5 5 7 35। अब 17 चूंकि अभाज्य संख्या इसलिए वह स्वयं से ही कटेगी। तो 3850 के अब जो गुणन 3825 इसके जो गुणनखंड हैं तो 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5 और गुना में 17। तो इसमें 3 2 बार है तो 3 की घात 2, गुना में 5 2 बार है तो 5 की घात 2 और गुना में 17। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसके बाद 5005, तो इसके भी हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे 5005 के। तो देखेंगे सबसे पहले क्या ये 2 से कट रही है, तो नहीं कट रही है क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। तो हम अब 3 से चेक करेंगे, 5 और 5 10। 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता तो 3 से भी नहीं कटेगी। अब 5 से चेक करेंगे क्योंकि 5 इकाई के स्थान पर 5 है इसलिए संख्या 5 से कट जाएगी, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब इकाई के स्थान पर 1 आ गया तो 5 से अब कटना बंद हो जाएगी। अब इसके बाद हम चेक करेंगे 7 से, क्या ये संख्या 7 से कट रही है, तो चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7 3 7 चौक 28 और 7 या 21, 7 एकम 7 7 चौक 28 और 7 या 21, तो 7 से कट जाएगी। फिर इसके बाद क्या अभी ये 7 से कटेगी, तो अब नहीं कटती है। अब इसको चेक करेंगे हम, 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 11, तो 11 से चेक करेंगे, 11 एकम 11 11 3 33। फिर इसके बाद 13 अभाज्य संख्या है तो 13 से ही सीधे कटेगी। तो 5005 ये बराबर इसके गुणनखंड आए 5 गुने 7 गुना में 11 गुना में 13। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब हम इसमें पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। अब इनको करेंगे कैसे, पहले तो हमें सबसे पहले इनका एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर एलसीएम ज्ञात करना है। तब उसके बाद पहले इन दोनों संख्याओं का गुना कर लेंगे, फिर जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं उन दोनों का गुना कर लेंगे। अगर दोनों बराबर आते हैं तो ये क्या है, सत्य हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखते हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चन करने के लिए 26 के पहले गुणनखंड करना पड़ेगा और फिर 91 के गुणनखंड करना पड़ेगा।
26 के पता है 13 दूना 26 होता है, तो 2 और गुना में 13, और 91 के 13 सतह 91 मतलब 7 और गुना में 13। तो अब इसके हम पहले HCF हमें ज्ञात करना है, पहले HCF ज्ञात करना है। HCF 26 और 91 का, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों में देखेंगे जो कॉमन होगा वही क्या होगा, HCF होगा। तो दोनों में 13 13 मिल रहा है, तो 13 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और LCM 26 और 91 का ये क्या होगा, तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन से सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में कौन कौन सी संख्या है। तो उन संख्याओं को देखेंगे, जो संख्या जैसे 2 है दोनों में, तो दोनों में अगर 2 जो सबसे अधिक बार आया होगा उसको यहां लिखेंगे। फिर 3 देखेंगे, दोनों में 3 जो सबसे अधिक बार आया होगा यहां लिखेंगे। अगर 7 है तो 7 देखेंगे, जो सबसे अधिक बार आया होगा उसको लिखेंगे यहां। एलसीएम में ऐसा करेंगे, तो 2 केवल एक बार है तो 2 का फिर गुना में, फिर देखेंगे यहाँ क्या है 7 भी एक बार है तो 7 का भी गुना, फिर 13 दोनों में है, मतलब एक बार दोनों में है तो हम केवल एक बार ले लेंगे, 13 गुना कर लेंगे। 13 सतह 91 में 2 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 182। और भी एलसीएम दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं ऐसे, जैसे 26 और 91 का हमको एलसीएम चाहिए था। सबसे पहले 2 से काटते 13 बार में, 91 नहीं कटेगा, फिर 7 से काटेंगे तो 7 13 बार में, अब 13 से काट देंगे तो इसका गुना कर लेंगे, यही क्या हो जाएगा, यही ये एलसीएम हो जाएगा। अब तो हमें इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो सबसे पहले इन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो 26 और 91 का गुणनफल क्या होगा, 26 और 91 का गुना कर देंगे। अब तो इनका आएगा 13 दूना 26, 13 अट्ठे 104, 2 106, 13 एकम 13, 13 और 10 23, तो आ जाएगा 23 66। चाहे फिर एक बार और गुना कर लेंगे, 26 91, 1 का 6 में, 1 का 2 में, 9 छंग 54, 54 और 2 56, 9 दूना 18, 18 5 23, 23 66 आ गया। फिर इसके बाद अब HCF गुने LCM, HCF और गुना में LCM ये बराबर, तो 13 का 182 में गुना कर देंगे, 13 दूना 26, 13 अट्ठे 104, 2 106, 13 एकम 13, 13 और 10 23, तो लिखेंगे अतः 26 और 91 का गुणनफल ये बराबर आया है HCF किसका, 26 और 91 का, और गुना में LCM ये किसका, 26 और 91 का। तो ये क्या होते हैं कि गुना दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं। $510 और 92, तो अब देखते हैं इसमें 510 है और 92 है, तो पहले हम 510 के गुणनखंड कर लेंगे और 92 के गुणनखंड कर लेंगे। तो पहले हम 510 के करते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और फिर इसके बाद 5 5 10 दोबारा 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15, फिर इसके बाद 5 से 17 बार में, और फिर 17 एकम 17, तो इसके जो गुणनखंड आएंगे 2 गुना 3 और गुना में 5 और गुना में 17। फिर 92 के कर लेंगे, तो 2 चौक 8, 2 छः 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 23 एकम 23, तो आ जाएगा 2 गुना 23। अब इसमें उसी प्रकार पहले हम इसका HCF ज्ञात करेंगे। HCF बराबर, HCF किसका 510 और 92 का। तो HCF में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन मिले, कॉमन जैसे इसमें क्या मिल रहा है, दोनों में 2 है कॉमन, और क्या है, और कुछ नहीं है, तो इसका HCF जो आएगा वो क्या आएगा, केवल 2 आएगा। फिर इसके बाद LCM 510 और 92 का, तो LCM में सबसे पहले 2 देखेंगे, दोनों में किसमें अधिक बार है, तो इसमें अधिक बार है, जो अधिक बार आया हो तो उसको लिख लेंगे, 2 बार आया है तो 2 बार इसको लिखेंगे। फिर 3 को देखेंगे, इसमें 3 एक बार आया है, 5 भी एक बार आया है, 17 भी एक बार और 23 भी एक बार। तो अब हम इसका पहले गुना कर लेंगे, 5 तिया 15, 15 चौक 60 और 17 छक्का 102, मतलब 10 20 और 23 का गुना कर देंगे, 23 का 0 में 0, 23 दूना 46 और 23 एकम 23, तो आ जाएगा 23,460। अब हमें पहले संख्याओं का गुना करना है, तो 510 और 92 का गुणनफल
गुणनफल। तो गुना कर देंगे 510 गुने 92। तो हम इसका पहले गुना कर लेते हैं। 92 में 51 से गुनाई कर लें। 1 2 1 9 9, 5 दूना 10, 1 दूना 2, 1 9, 5 दूना 10, 9 19, 1 बचा 5 नहीं 45, 1 और तो आ जाएगा 46 92 और इसमें एक जीरो लगा था तो एक जीरो लगा देंगे। तो ये दो संख्याओं का गुणनफल इतना आया। अब HCF और गुना में LCM जो आया है उसका गुना करेंगे तो 2 गुना 23,460 गुना कर देंगे। 2 जीरो 2 छंग 12, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4। तो दोनों जो संख्याओं का गुणनफल और LCM HCF का गुणनफल दोनों बराबर आ रहा है। तो अतः लिखेंगे, अतः 510 और 92 का गुणनफल ये बराबर HCF 510 92 और गुना में LCM ये 510 92 का। अब इसके बाद ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये आप लोग स्वयं से करना इसी प्रकार जैसे पहला और दूसरा किए गए हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे अभी पहले करते थे वैसे ही सेम करेंगे कि पहला क्वेश्चन है कि 12, 15 और 21 इसका हमें HCF भी ज्ञात करना है, LCM भी ज्ञात करना है। तो पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूना 4 तिया 12, 15 के 3 गुना 5 3 5 15, 21 के 3 और 7। तो HCF किसका 12 15 और 21 का ये बराबर। अब इसमें HCF क्या होगा ये देखते हैं कि जो तीनों में अब कॉमन मिलेगा, जो भी संख्या तीनों में कॉमन मिलेगी वही क्या है HCF होगा। तो जैसे 2 देखते हैं, 2 और कहीं नहीं है तो 2 नहीं होगा कॉमन। फिर 3 देखते हैं, 3 तीनों में है तो इसका जो HCF आएगा वो क्या आएगा केवल 3 आएगा। फिर इसके बाद देखते हैं LCM। LCM किसका 12 15 और 21 का। अब LCM क्या होगा, LCM में जो संख्या अधिक बार आई है किसी एक संख्या के गुणनखंड के रूप में, जैसे 2 है ये अधिक बार आया है किसके 12 के गुणनखंड के रूप में। तो 2 बार आया है तो जितनी बार आया है अधिकतम बार उसको उतना बार लिख लेंगे फिर गुना। अब उसके बाद 3 देखेंगे, 3 सभी में एक एक बार ही आया है तो कोई भी एक 3 लिख लेंगे। फिर इसके बाद 5 देखेंगे तो 5 भी एक बार ही आया है और 7 भी एक बार ही आया है तो उन सभी को नोट कर लेंगे। गुना कर लेंगे 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60 और 7 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 420। सेकंड नंबर क्या है 17 23 29, 17 23 29। अब इनका हमें HCF भी ज्ञात करना है, LCM भी ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार लिख लेंगे 17 बराबर 23 बराबर और 29 बराबर 17। चूंकि 17 एक अभाज्य संख्या है इसलिए 17 का केवल 17 ही होगा और 23 का 23 भी होगा और 29 का 29 ही होगा। अब HCF 17 23 29 तो इसका जो HCF होगा देखेंगे यहाँ क्या कोई भी कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो इनके गुना में सभी में क्या होता है एक एक होता है तो यह एक तीनों से कॉमन मिल जाएगा। फिर इसके बाद LCM 17 23 29 का। तो LCM जो अधिक बार आया है उसी को लेंगे, जैसे 17 भी एक बार है, 23 भी एक बार है, 29 भी एक बार है तो सबको गुना के रूप में लिख लेंगे। अब इन सब का गुना करेंगे तो गुना करने पर पहले 2 का केवल कर लेते हैं। 17 तिया 51, 5 17 दूना 34 और 5 39। फिर इसके बाद 29 का इसमें गुना कर देंगे तो 29 का गुना करेंगे, अलग कर लेते हैं 391 में 29 का गुना। 9 1 कम 9, 9 नहीं 81, 8 बचा 9 तिया 27 और 8 35, 2 1 कम 2, 2 नहीं 18 और 2 तिया 6 1 7। फिर से 9 1 कम 9, 9 नहीं 81, 9 तिया 27 8 35 और 2 1 कम 2 नहीं 18, 2 तिया 6 1 7। जोड़ लेंगे 9 3 8 5 13, 7 3 10 1 11, 11,339। अब देखते हैं ये तीसरा क्वेश्चन है। ये तीसरा क्वेश्चन आप लोग स्वयं से बनाना। इसका HCF जो आएगा वो 1 आएगा और LCM वो इन तीनों का गुना जैसे इस प्रकार ही होगा, लेकिन इनके 8 9 और 25 के गुणनखंड हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन कि HCF 306 और 657 का जो आया है वो 9 दिया है तो LCM 306 657 का ज्ञात कीजिए। अब इसमें जैसे इससे पहले हम लोग कर चुके हैं कि सिद्ध कर चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें ये फार्मूला याद है, दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है HCF और गुना में LCM, मतलब उन संख्याओं के HCF और उन संख्याओं के LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 में 657 का गुना करेंगे
एचसीएफ हमको दिया है 9, हमें ज्ञात करना है एलसीएम वो भी इन्हीं संख्याओं का 306 और 657 का। तो अब ये 9 इसके गुना में इधर आएगा, भाग में आ जाएगा 306 गुने 657 और बटे में 9 बराबर एलसीएम 306 और 657 का। अब काट देंगे, अगर कट रहा है, जैसे ये संख्या 3 से पहले तो कट ही रही है, 6 3 9, 9 से ही कट जाएगा, 9 1 कम 9, 9 3 27 और 9 चौक 36, बचेगा 34 और गुने में 657 बराबर एलसीएम किसका 306 और 657 का। तो 657 और 34 का इसका गुना कर लेते हैं, 657 और 34 का, 4 7 28, 4 5 20, 20 2 22, 4 6 24, 2 26, 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 6 18, 1 19, तो आ जाएगा, फिर से कर लेते हैं, 4 7 28, 4 5 20, 2 22, 4 6 24, 2 26, 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 6 18, 1 19, तो 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2, 22,338, तो आ जाएगा एलसीएम 306 और 657 का आया इसका गुना 22,338, यही आंसर हो। आइए देखते हैं अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन। अब इसमें है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए मतलब n का मान 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है, संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। संख्या जो 6 की पावर n है वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको हल करने से पहले हम लोग देखते हैं कुछ, जैसे कि हम जो वर्ग पढ़ते हैं और जो घन पढ़ते हैं, जैसे 1 का वर्ग 1 का घन, 2 का वर्ग 2 का घन, 3 का वर्ग 3 का घन, 4 का वर्ग 4 का घन, 5 का वर्ग 5 का घन, 6 का वर्ग 6 का घन, 7 का वर्ग 7 का घन, 8 का वर्ग 8 का घन, 9 का वर्ग 9 का घन, 10 का वर्ग 10 का घन। देखते हैं, 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 7 का वर्ग हो गया 49, 8 का वर्ग हो गया 64, 9 का वर्ग हो गया 81 और 10 का वर्ग हो गया 100। फिर 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। अब ध्यान से देखेंगे कि जो n बराबर है 2 यहाँ है और n बराबर 3 यहाँ है, लेकिन जब हम उसका वर्ग किए या घन किए तो जो समाप्त हो रहा है अंक 0 से, तो वो कौन सी संख्या है, वो मिलती है हमको 10 वाले में, 10 का वर्ग या 10 के घन में, और बाकी किसी भी संख्या में नहीं मिल रहा है, ये देख सकते हैं। अब इसमें ही क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो इसका गुणनखंड है 10 के जो अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5, जब इसमें इसका हम गुना करते हैं तो यहाँ आता है 0, और 0 की घात चाहे जितनी हो n प्राकृत संख्या में, मतलब 0 की घात चाहे जितनी हो, तो उसके जो लास्ट का अंक आएगा वो हमेशा 0 ही होगा। अब इसमें 2 गुना 5 है, इसमें भी 2 गुना 5 है, जहां भी 2 और 5 का गुना है एक साथ, उसी में केवल क्या आता है, 0 से समाप्त हो रही है संख्या। फिर से ध्यान से कि जैसे यहाँ 10 है, 10 में है 2 और 5 इसके गुणनखंड, और यहाँ भी 10 है, जब घन हुआ तब भी लास्ट में 0 आया है, और इस 10 के भी 2 और 5 इसके गुणनखंड है। तो जब 2 और 5 किसी संख्या के गुणनखंड होते हैं तभी संख्या के अंत में 0 आ रहा है, लेकिन और किसी भी संख्या में 2 और 5 एक साथ इसके गुणनखंड नहीं है, इसलिए इनके लास्ट में क्या नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा है। तो 6 में भी क्या नहीं आएगा, लास्ट में 0 से समाप्त नहीं हो सकती है। अब इसको देखते हैं और आगे कि इसको लिखेंगे कैसे। इसमें लिखेंगे चूंकि 6 की पावर n, चूंकि संख्या 6 की पावर n में 6 के गुणनखंड 2 गुना 3 है, जबकि जिस संख्या के गुणनखंड के रूप में 2 गुना 5, जबकि किसी संख्या के गुणनखंड के रूप में 2 गुने 5 उसके गुणनखंड में सम्मिलित होगा तो उस
संख्या की, उस संख्या की चाहे जितनी भी घात प्राकृतिक संख्या हो घात में, तो चाहे जितनी भी घात कर दें तो वह संख्या शून्य पर ही समाप्त होगी, शून्य पर ही समाप्त होगी। चूंकि 6 की पावर n में 6 के गुणनखंड में 2 गुना 5 के रूप का गुणनखंड नहीं प्राप्त हो रहा, अतः संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर नहीं समाप्त हो सकती। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब जो पहली क्लास में ये सब बताया गया था कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, पहली तो वह स्वयं संख्या होती है और एक हो उसका गुणनखंड, तो वह भाज्य संख्या होगी। लेकिन भाज्य संख्या कौन होगी कि जिसका एक हो गुणनखंड और वह संख्या स्वयं हो, उसके बाद कोई अगर अन्य संख्या उसके गुणनखंड के रूप में है तो वो संख्या भाज्य संख्या होती है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले कि संख्या है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, तो इन दोनों में 13 हमको कॉमन मिल रहा है, तो हो जाएगा 7 गुने 11 गुने 1 और प्लस में 1, 13 11 सते 77 एकम 77 प्लस 1, तो आ जाएगा 13 और गुने में 77 1 78, तो 13 गुने, अब 78 के गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे पहले तो 2 से कट जाएगा और फिर 3 से भी कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा। तो अब देख सकते हैं इसके 1 2 3 4, अगर केवल 2 होते तो वो अभाज्य होती, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, इसका मतलब यह संख्या क्या होगी, भाज्य। तो यहां लिखेंगे चूंकि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए भाज्य संख्या है। क्या है, इसलिए भाज्य संख्या है। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, इन दोनों में से 5 कॉमन मिल जाएगा, तो 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना में 1 और प्लस में इधर बच जाएगा 1। तो अब 5 गुना कर लेते हैं, 7 6 42, 42 और 2 ना 84, 84 में 4 तिया 12 का गुना कर देंगे, तो 12 चौक 48 और 12 अट्ठे 96, 96 और 4 100 हो जाएगा, प्लस 1, तो 5 गुने 108 1 100 1008 प्लस 1 1009। अब देख सकते हैं कि पहली तो स्वयं ये संख्या होनी चाहिए, मतलब इन दोनों का गुना कर देंगे तो जो आएगा 5 नहीं 45 0 5 एकम 5। तो अब देख सकते हैं इसमें कि 5 भी इसका गुणनखंड है और 1009 भी गुणनखंड है और इसका 1 वह भी इसका गुणनखंड होगा, तो यह संख्या क्या है, यह भी भाज्य संख्या होगी क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं। अतः 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1 प्लस 5 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए भाज्य संख्या है, इसलिए भाज्य संख्या है। आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन, जो कि बहुत बड़ा है इसलिए ये बोर्ड में नहीं लिखे हैं। तो ये है, किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। तो ये एक खेल का मैदान है, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। मान लो कि ये ऐसे ये पथ बनाया गया है, फिर कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जो सोनिया को समय लगता है वो लगता है 18 मिनट। फिर जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को जो समय लगता है वो लगता है 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ जैसे यहाँ से है, ये लोग चलना शुरू किए हैं, तो बताना है कि कितने समय बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। अब इसमें जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो
हमें सीधे इन दोनों जो संख्याएं दी हैं इनका एलसीएम ज्ञात करना होता है। जब सोनिया इसको एक राउंड पूरा करेगी तो उसको 18 मिनट लगेगा, जब उसने दूसरा पूरा कर लिया तो इसको लगे 36 मिनट। कितने मिनट लगे? 36 मिनट। लेकिन जब रवि एक बार एक चक्कर लगाया तो 12 मिनट, फिर 2 चक्कर लगाएगा तो 24 मिनट, 3 चक्कर लगा लेगा तो उसको भी क्या लगेंगे? 36 मिनट लगेंगे। मतलब सोनिया को 2 चक्कर लगाने में 36 मिनट लगते हैं, जबकि उतने ही समय में रवि 3 चक्कर लगा लेगा, तब दोनों यहां एक दूसरे से फिर मिल जाएंगे। तो ये 36 मिनट बाद क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो हमें इसके लिए इन दोनों का क्या निकालना होगा? एलसीएम। पहले 18 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 तिया 6 तिया 18, फिर 12 के कर लेंगे, 2 दूना 4 तिया 12। अब इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे कि एलसीएम 18 और 12 का जो संख्या अधिकतम बार जिसमें आई हो उस अधिकतम बार को लिख लेंगे। 2 गुना 2 और फिर इसमें जैसे 3 2 बार आया है अधिकतम, तो 3 गुना 3 गुना कर लेंगे, 3 3 9 दूना 18 दूना 36। तो इसका आंसर यही होगा कि 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। चाहे तो इस प्रकार राउंड करके करेंगे, जब भी दोनों का मिनट समान हो जाएगा तो उतनी समय वो एक दूसरे से क्या होंगे? मिल जाएंगे। तो अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रश्नावली 1.3, क्योंकि इसमें 7 क्वेश्चन केवल थे, तो अब हम प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे।